तैयार हो जाइए यूपी टेट के एक और बेहतरीन क्लास के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की फ्री प्रैक्टिस बैच में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2011 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न 2011 में बने थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वह आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस बार हम आपको यूपी टेट के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2026 में आपको जनवरी में पेपर देना, ये आप जानते होंगे। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर जो लोग नए आए हैं तो पूरी क्लास जरूर देखेंगे। ठीक है, तो 2011 में जो जो प्रश्न पूछे गए ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की क्लास में इन सारे प्रश्नों को विस्तार पूर्वक एकदम व्याख्या के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। मात्र 5 प्रश्न आप देख लीजिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। ठीक, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण है, इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें द्विगु समास पाया जाता है। ए ऑप्शन करें माता पिता, बी ऑप्शन कराए यथाशक्ति, सी ऑप्शन कराए नवग्रह और डी ऑप्शन कराए पीताम्बर। तो जल्दी से कमेंट करिए, एक बार देखते हैं आप लोगों की हिंदी अभी तक कितनी तैयार हो पाई है। जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। नवग्रह, बिल्कुल सही। नौ ग्रहों का समूह मतलब अर्थात जो होगा इसका जो है नवग्रह का मतलब क्या है, नौ ग्रहों का समूह। अर्थात इसमें जो समास होगा वह हो जाएगा द्विगु समास। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में दिया गया है कि माता पिता। ठीक है, माता पिता का मतलब क्या हुआ, ये जो बीच में योजक चिन्ह लगा है ना, इसका मतलब हो गया और माता और पिता, अर्थात द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। ठीक है, माता पिता में पूछा जाए कौन सा समास होगा तो आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा कि द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा द्वंद्व समास। ठीक है, अब यहाँ से एक पूछा जा रहा है यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या समास होगा यह बताइए। यथाशक्ति को क्या कहेंगे, तो शक्ति के अनुसार। और यथाशक्ति में जो समास होगा वह होता है अव्ययी भाव। नोट कर लीजिएगा, अव्ययी भाव। ठीक है, तो यथाशक्ति में जो होगा वह हो जाता है अव्ययी भाव। अगला शब्द जो दिया गया है यहाँ पर पीताम्बर। अब बताइए कि पीताम्बर में कौन सा समास होता है। चलिए, इसका मतलब वो पीत है जो अंबर, तो इसका बताइए कौन सा समास होगा पीताम्बर में। बात करें पीताम्बर के समास की तो वो हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। आज की इस क्लास में जो भी प्रश्न आए हैं उसके 3 गुना हम आपको आज क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, यहाँ पर माता पिता में द्वंद्व समास होता है और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है और नवग्रह में द्विगु समास होता है और पीताम्बर में कर्मधारय समास होता है। यहाँ से इतना जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, द्विगु समास होता है नवग्रह में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यह बताइए। ए ऑप्शन करा है ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन करा है देवनागरी लिपि, सी ऑप्शन करा है खरोष्ठी लिपि और डी ऑप्शन करा है गुरुमुखी लिपि। चलिए जल्दी से बताइए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। कमेंट करते रहिए आप लोग, 5 सेकंड का टाइम लीजिए और कमेंट करिए। चलिए बताइए, बिल्कुल सही। अगर बात करें हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो हमारी है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतना आप जानते रहिएगा। जबकि पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, यह भी जानते रहिएगा। गुरुमुखी यहाँ पर दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। यह जो है पंजाबी जो है लिपि है। ठीक है, यह याद करिएगा। ठीक, चले और बात करें ब्राह्मी तथा खरोष्ठी, ये जो लिपियां हैं, देखिए यहाँ पर ब्राह्मी और यहाँ पर खरोष्ठी, ये लिपियां भारत के प्राचीन लिपियों में से एक है। याद करिएगा, इनका प्रयोग प्राचीन युग से ही होता चला आ रहा है। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है व्याकरण का। चले बता दीजिए कि सर्वनाम के कितने भेद होंगे। ए ऑप्शन कह रहा है 6, बी ऑप्शन कह रहा है 5, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 4। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चले
और कौन कौन से भेद होते हैं यह भी अगर आपको याद हो तो यह भी कमेंट करिए एक बार। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से आप सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा नहीं, जगह नहीं बचती, देख लीजिए। ठीक, चलिए का लिख देते हैं पुरुषवाचक। याद करिएगा पुरुषवाचक। पहला जो होगा हमारा 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। पहला होगा पुरुषवाचक, दूसरा होगा निजवाचक, यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा। दूसरा होगा निजवाचक, आप इतना जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या होगा बताइए, निश्चयवाचक होता है तीसरा। ठीक, निश्चयवाचक। तीसरा जो होगा वह हो जाएगा निश्चयवाचक, ये जान जाइए। और चौथा जो होगा अनिश्चयवाचक। यहाँ चलिए 3 लिख लिए निश्चयवाचक, यहाँ पर हम अ लिख दे रहे हैं, आप लोग चौथा लिख लीजिएगा इसे। ये चौथा नंबर है अनिश्चयवाचक। और पांचवे का नंबर क्या होगा बताइए पांचवे का, तो वो होता है संबंधवाचक। ठीक, पांचवा होगा संबंधवाचक। ये सर्वनाम के भेद बता रहे हैं। पांचवा होगा सर्वनाम वाचक, और छठा होगा जो हमारा, छठा होगा क्या, तो वो होता है प्रश्नवाचक। ठीक, प्रश्नवाचक। चलिए प्रश्नवाचक, चलिए प्रश्नवाचक कर लीजिएगा, इसे कोई बात नहीं। यहाँ पर फिर से नोट कर देना, प्रश्नवाचक होता है या प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये होता है हमारा 6। तो इस प्रकार से सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। याद करिएगा सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपको यूपी टेट के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच हमारे चैनल लक्ष्य तक पर प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्री प्रैक्टिस बैच का मतलब फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा प्रैक्टिस माध्यम से। तो तैयार हो जाइए, डेली सुबह 10 बजे। यहाँ पर आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। ठीक है, जो आप अदर कोचिंग में जाते हैं वहाँ पर इस प्रैक्टिस बैच का कम से कम आपसे 500 रुपये चार्ज किया जाएगा, कम से कम। लेकिन हमारे चैनल पर आपको यह चीज़ फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एग्ज़ाम के एकदम मस्त समय पर। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। ये जो चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह क्या है बताइए, कौन सा चिन्ह है। ए ऑप्शन कर है अल्प विराम चिन्ह, बी ऑप्शन कर है पूर्ण विराम चिन्ह, और सी ऑप्शन कर है योजक चिन्ह, डी ऑप्शन कर है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा होगा यह चिन्ह का नाम, चलिए बताते रहिए। अगर बात करें अल्प विराम का जो चिन्ह होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे नीचे देखिए, ऐसे नीचे थोड़ा सा लगा रहता है ना, ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। ठीक है, और पूर्ण विराम तो आप जानते हैं, एक खड़ी पाला को खींचा जाता है, ये होता है पूर्ण विराम, शब्दों के अंत में खींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बच गया हमारा क्या होगा, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह हो गया जो, यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यह नई साड़ी है। ये देखिए मैंने बताया था ना पूर्ण विराम, यही है पूर्ण विराम। ठीक है, याद करिएगा, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। अपने प्रश्न में कहा जाता है कि यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। नई शब्द क्या है वाक्य में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है सर्वनाम, बी ऑप्शन का रहा है क्रिया, सी ऑप्शन का रहा है क्रिया विशेषण, डी ऑप्शन का रहा है विशेषण। चले बताइए नई शब्द कौन सा है, नई शब्द कौन सा है बताइए। बिल्कुल सही, क्रिया विशेषण क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। चले क्रिया विशेषण जो लोग मान रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे आपसे ये, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, क्रिया विशेषण नहीं है यहाँ पर, हमारा सिर्फ विशेषण शब्द होगा। ठीक है, यहाँ पर जो नई साड़ी में नई प्रयोग किया गया है वह होगा विशेषण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शब्द क्या कहते हैं, तत्सम, माफ़ी चाहेंगे, तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा तत्सम है। ए ऑप्शन का रहा है आम्र, बी ऑप्शन का रहा है दूध, सी ऑप्शन का रहा है शहीद, और डी ऑप्शन का रहा है खिड़की। चलिए बता दीजिए, तत्सम तद्भव तो पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर बता दीजिए तत्सम क्या है। तो यहाँ पर तत्सम की बात किया गया, तो यहाँ पर आम्र आम्र होगा। ठीक है, आम्र है, आम्र का अगर तद्भव पूछा जाए तो क्या होगा, आम आम हो जाता है।
ठीक, ये तद्भव है, आम जो है तद्भव है और आम्र जो है यह तत्सम है, ये इतना जानते रहिएगा। ठीक है, अगर बात करें दूध, शहीद और खिड़की, ये क्या है बताइए? चलिए जल्दी से कमेंट करिए। देखिए दूध, शहीद, खिड़की जो है ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, दूध, शहीद, खिड़की ये तद्भव शब्द हैं, लेकिन दूध का अगर तत्सम पूछ लिया जाए, क्योंकि यह पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है दुग्ध। ठीक है, दुग्ध होता है दूध का तत्सम, यहाँ पर याद करिएगा और आगे बढ़िएगा, क्योंकि एक ही सिद्धांत है कि कम समय में अधिक पढ़ाया जाए आपको। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव जानते हैं, वे शब्द जो हिंदी के शब्द होते हैं और सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग कर दिए जाते हैं, और तत्सम वे शब्द होते हैं जो हिंदी के शब्द पहले से रहते हैं लेकिन उनका प्रयोग करके उनको थोड़ा सा चेंज करके संस्कृत में कर लिया जाता है, तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। और संस्कृत भाषा को शुद्ध माना जाता है, ये आप जानते होंगे। हमारे कई धार्मिक ग्रंथ जो हैं संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, हिंदी में नहीं। ठीक, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन सा होगा? ए ऑप्शन बैंक, बी ऑप्शन अमीर, सी ऑप्शन अग्नि और डी ऑप्शन मुंह। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। देखते हैं कितने लोग सही बता रहे हैं उत्तर। चलिए तो बात करें इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, वह होता है हमारा मुंह। ठीक है, मुंह उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही एक तद्भव शब्द है। मुंह का तत्सम अगर पूछा जाए तो मुख होता है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा मैंने बता दिया ना, कि तत्सम इसका क्या होगा, वह होता है मुख। ठीक, चले बात करें अग्नि जो है, अग्नि का तत्सम क्या होगा? अग्नि तत्सम है ही। ठीक है, अग्नि इस शब्द जो दिया गया ये तत्सम है, इसका तद्भव पूछा जाए अगर आपसे तो वो होता है आग, इतना जान लीजिए। ठीक है, और बैंक और अमीर ये शब्द कौन से हैं? तो अमीर जो है अरबी शब्द है और बैंक जो है यह इंग्लिश का शब्द है। ठीक, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है दिनकर, बी ऑप्शन कह रहा है रवि, सी ऑप्शन कह रहा है अंशुमाली और डी ऑप्शन यामिनी। चलिए बता दीजिए सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि 3 शब्द दिए गए हैं जो सूर्य का पर्यायवाची है और एक शब्द नहीं दिए गए इसके अंतर्गत, तो वह जो है पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए सूर्य के पर्यायवाची की अगर बात किया जाए तो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है, रवि जो है रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है, और जो अंशुमाल है यह भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक शब्द और दे दिया गया, यह है यामिनी। तो यामिनी किसका पर्यायवाची है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए जल्दी से पता करिए और बताइए उत्तर। तो बात करें यामिनी का जो होगा तद्भव वह होगा रात। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर हमारा यामिनी हो जाएगा। ठीक, तो क्या पूछा गया था कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यामिनी नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसका जो कार्य होता है वह रात में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन का रहा है वृद्धि स्वर संधि का, बी ऑप्शन का रहा है गुण स्वर संधि का, और सी ऑप्शन का रहा है व्यंजन संधि का, और डी ऑप्शन का रहा है क्या, दीर्घ स्वर संधि का। चलें कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा सही हो रहा है। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए कमेंट आप करते रहिए तभी आपको आराम से याद होता है, नहीं तो आप वैसे बैठ के सिर्फ देख रहे हैं तो इसका मतलब आप याद नहीं करना चाह रहे हैं। और हमारा तो यही सिद्धांत है कि आप प्रीवियस ईयर पूरा रट लें, 2011 से लेकर 2026 तक के उन प्रश्न पत्रों को हल करिए। ठीक है, जो किसी न किसी जगह पर मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी लगाइए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक,
चलिए, विद्यार्थी में अगर बात किया जाए कौन सा संधि है, मतलब संधि पूछा गया ना, तो बिल्कुल सही। विद्यार्थी में जो संध होगा एक बार कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, दीर्घ स्वर संधि होता है। और विद्यार्थी का जो क्या है, संधि विच्छेद क्या होता है, तो वो होता है विद्याधन अर्थी। ठीक, विद्याधन अर्थी ये होता है हमारा विद्यार्थियों के लिए स्पेशल सवाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम जो शब्द है यह किस संधि के अंतर्गत आता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है विसर्ग संधि का, बी ऑप्शन कर रहा है अयादि स्वर संधि का, और सी ऑप्शन कर रहा है व्यंजन संधि का, और डी ऑप्शन कर रहा है यण स्वर संधि का। तो चलिए बता दीजिए कि दिग्भ्रम किसका उदाहरण है। तो सबसे पहले दिग्भ्रम का संधि विच्छेद आप लोग जान जाइए, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है। इसका संधि विच्छेद जो होगा वह होगा दिक, ठीक है, दिक धन भ्रम। ठीक, दिक धन भ्रम इसका संधि विच्छेद होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। यहां पर हलंत जरूर लगाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो संधि होती है वह होता है यण स्वर संधि। यहां पर हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यण स्वर संधि के कुछ और उदाहरण सुन लीजिए। ये तो दिग्गज में आता है, दिग्गज जो शब्द होता है उसमें भी यण संधि होती है। ठीक है, और खड़ानन जो होता है उसमें भी होता है यण संधि। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चले बाकी चलेंगे अगले प्रश्न पर, देखेंगे अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़े, कौन सा कारक है। मैंने सबसे पहले आपको कहा है, अगली क्लास में मैंने बता दिया, पिछली क्लासेज मतलब जो हुई है, कि आप कारक को याद करिए, कारक चिन्हों को याद करिए। अगर आपने कारक चिन्हों को याद कर लिया ना, तो यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं यूपी टेट में। जैसे ये ही प्रश्न देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़े, यहाँ पर जो से है ये किस कारक का चिन्ह है, बताइए। तो दो कारक का चिन्ह है, मैंने बताया था पहले। तो बता दीजिए वो कौन कौन से कारक हैं जिसमें यह से का प्रयोग होता है। एक करण कारक में होता है से के द्वारा के साथ होता है प्रयोग, और एक अपादान कारक में होता है से के अलगाव में। ठीक है, तो बताइए कौन सा है। ए ऑप्शन कर रहा है अधिकरण कारक, बी ऑप्शन कर रहा है कर्म कारक, सी ऑप्शन कर रहा है संप्रदान कारक, और डी ऑप्शन अपादान कारक। चलिए, करण कारक और अपादान कारक में दोनों में प्रयोग होता है से का। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ट्रिक और जानिए कि इस प्रकार के प्रश्न अगर फिर से आए तो याद करिएगा, बिल्ली छत से कूद पड़े, मतलब छत से कूद पड़े तो छत से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो जब छत से अलग हो रही है मतलब अलगाव की यहाँ पर दृष्टि है, तो यहाँ पर से का प्रयोग है। तो मैंने बताया कि अलगाव के उपयोग में जहाँ पर से का प्रयोग किया जाता है वहाँ हमेशा अपादान कारक होता है। ठीक है, इतना आप जानते रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसे कारक चिन्हों को याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब याद कर लीजिए। संप्रदान के लिए, अपादान से के अलगाव में, और संबंध का की रारी ये सब होता है। अधिकरण में पय पर होता है, संबोधन है जो, अरे अजी ये सब होते हैं। ये इनको याद करिए, यहाँ से प्रश्न आपके यूपी टेट में बनते हैं। चलिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ए ऑप्शन का है यशस्वी, बी ऑप्शन का है सत्याग्राही, सी ऑप्शन का है युधिष्ठिर, और डी ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। चलिए बताते रहिए। बात किया जा रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं युद्ध स्थिर। ठीक है, युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे हम युद्ध स्थिर कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द यशस्वी दिया गया। अब इसको बताइए, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे हम यशस्वी कहते हैं। याद करिए, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहेंगे। यह
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अब बात करें सत्याग्राही की, तो सत्याग्राही एक शब्द में हो गया, मान लो इसको क्या कहेंगे बताइए? जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसे सत्याग्राही कहते हैं। ठीक है, तो सत्याग्राही आंदोलन हमारे महात्मा गांधी के द्वारा भी किया गया था, क्योंकि ये भी सत्य के लिए आग्रह कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सत्याग्राही को भी याद करिए, क्योंकि हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर सी मैंने टिक किया था, सी होगा युधिष्ठिर। इनमें से तो कोई नहीं, ये मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए, जो प्रश्न आपको लग रहे हैं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, मैं अपने तरफ से कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं दिखा दूँ, कई प्रश्न ऐसे हैं जो यूपी टेट में कई बार रिपीट भी हुए हैं, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि अभी भी आपके पास समय है। आप सबसे पहले एक बात याद करिए कि आप यूपी टेट के ही नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें भविष्य में, तो सबसे पहले उस कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को समझिए और उन्हें रट डालिए। क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम का एक ही रूल होता है कि प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को वो हर परीक्षा में अपने पूछते हैं आगे आने वाले में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि शैव कहते हैं। शैव किसे कहते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है जो शिव, जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, जो विष्णु की उपासना करते हैं, जो किसी की उपासना नहीं करते। चलिए चारों ऑप्शनों को एक साथ पढ़ दिए मैंने, बता दीजिए जल्दी से, आप बहुत जल्दी में है तो चलिए। शैव कहते हैं, बताइए बिल्कुल सही। जो लोगों ने उत्तर बी ऑप्शन को दिया है, जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें हम शैव कहते हैं। हमारे भोले बाबा के जो भक्त हैं उन्हें हम शैव कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर बी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग बताइए कौन कौन आप में से भोले बाबा के भक्त हैं, एक बार चलिए कमेंट करिए भोले बाबा के नाम पे। चलिए कमेंट करिए एक बार, इससे एक बात और पता चल जाएगी कितने लोग हैं जो लास्ट तक इस क्लास को देखते हैं। चलिए कमेंट करिए, आगे आएंगे तब तक हम अगले प्रश्न देखेंगे। कह रहा है वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है जो जल्दी चलता है, बी ऑप्शन कह रहा है जिसकी चाल ठीक ना हो, सी ऑप्शन कह रहा है जो बहुत बोलता है, और डी ऑप्शन कह रहा है जो चुप रहता है। चलिए देखते हैं क्या उत्तर आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल सही, जो चाल ठीक ना हो उसे वाचाल कहते हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? जो अधिक बोलता हो, बिल्कुल सही, जो अधिक बोलेगा वो उसी तो हम कहेंगे वचाल। यहाँ पर जो बहुत बोलता है दिया गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं जिसकी चाल ठीक ना हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है श्याम धीरे धीरे चलता है, और धीरे धीरे शब्द क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है क्रिया, बी ऑप्शन का रहा है क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन का रहा है विशेषण, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, श्याम धीरे धीरे चलता है ये तो आप जान गए, लेकिन धीरे धीरे जो शब्द दिए गए इसमें कौन सा विशेषण होगा, कौन सा संज्ञा होगा, ये सब आप बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है क्या होगा, वह होगा क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्रिया विशेषण कैसे हुआ पहले ये जान जाइए। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यह सिंपल सा याद कर लीजिए। ठीक है, जो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट कर दे वह क्रिया विशेषण होता है। ये तो किताबी भाषा है। ठीक है, तो देखिए शाम, जो श्याम है वो चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे जो है ना ये विशेषण हो गया यहाँ पर। लेकिन ठीक है, क्रिया विशेषण चलता, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रही है। श्याम धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है। ठीक है, चलना क्रिया है। जैसे आपने कहा कि श्याम चलता है, तो कोई पूछ सकता है कैसे चलता है, तो आप बताएंगे धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रिया की विशेषता धीरे धीरे शब्द बता रहा है, इसलिए मैंने पहले ही बता दी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए, बिल्कुल सही। चलिए क्रिया विशेषण आप लोग सही कर लीजिए। तब देखिए हिंदी में 30 नंबर आप सीडीपी में आराम से पा सकते हैं, मतलब हिंदी और सीडीपी में 30-30 नंबर पा सकते हैं। ये 60 नंबर कन्फर्म है। अगर आप थोड़ा मेहनत हमारे साथ जुड़कर कर देंगे तो यकीन मानिए, अगर 60 नहीं लाएंगे तो 55 जरूर ला देंगे। अगर आपने 2 सब्जेक्ट में 55 ला दिया तो यूपी टेट पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक,
इसलिए बोल रहा हूँ हिंदी और सीडी पे अगर आपकी इच्छा हो, अब मतलब आपका सब्जेक्ट जो जबर हो उस पर प्रयास करिए। मेरे हिसाब से हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सिलेबस आपके दिया गया है यूपी टेट में, जो आप पढ़कर आसानी से 30 में 30 पा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आपका जो सब्जेक्ट जबर हो उसी पर ज़्यादा फोकस करिए। बाकी अदर सब्जेक्टों को पढ़ते रहिए, लेकिन ऐसा मत हो कि जो जबर है सोच रहे हो कि ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, इसको हम नहीं देखेंगे तभी कर लेंगे। देखिए कर तो लेंगे लेकिन वहाँ पर नंबर ज़्यादा नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका मैथ अच्छा है, ठीक है, मैथ अच्छा है, आप मैथ में थोड़ा फोकस बना रहेंगे तो मैथ भी 30 नंबर का आपका टेट में मिलता है। ठीक, जब 30 नंबर का मैथ आएगा, मान लीजिए अगर आप अच्छे खासे हैं तो 27 मार दीजिए इसमें। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। यही ट्रिक होता है और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए, और यह ट्रिक सेम फॉलो होगा। जो मैथ नहीं जानते उनको अदर सब्जेक्ट जबर करना पड़ेगा। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट आपको जबर करना है, 3 सब्जेक्ट में मान लीजिए 80 नंबर कम से कम गेन कर लेना है, क्योंकि जो 2 सब्जेक्ट बचेंगे, अगर मान लीजिए चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो गया चाहे मैथ हो गया, ये मान लीजिए ये दोनों नहीं आते अगर आपको, तो आप जानते हैं ना, तुक्का भी मारेंगे तब भी 20 सही हो जाएगा। ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ 3 सब्जेक्ट जबर करिए, जो भी आपकी इच्छा हो उसे आप एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो हम परीक्षा तक आपको ट्रिक बताते हुए चलेंगे। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन कर रहा है नीरद, बी ऑप्शन कर रहा है नीरज, सी ऑप्शन कर रहा है अम्बुज और डी ऑप्शन कर रहा है अम्बु। बताइए बादल का पर्यायवाची कौन सा है। तो बात करें बादल का पर्यायवाची का, तो यहाँ पर जो नीरद शब्द दिया गया है ये बादल का पर्यायवाची होता है। और जो नीरज और अम्बुज दिया गया है यह किसका पर्यायवाची है, तो ये है कमल का पर्यायवाची। यहाँ पर यह भी जानते रहिएगा। ठीक, चलें आगे। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। क्या शब्द है। ए ऑप्शन कर रहा है दूरदर्शी, बी ऑप्शन कर रहा है कुशाग्र बुद्धि, सी ऑप्शन कर रहा है दत्त चित्त और डी ऑप्शन जितेंद्रिय। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। अगर बात करें इंद्रियों को जीतने वाले के लिए क्या कहेंगे, तो जितेंद्रिय कहते हैं। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूरदर्शी किसे कहते हैं, तो दूरदर्शी बताइए, चलिए जल्दी बताइए दूरदर्शी किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, दूर तक सोचने वाले को हम दूरदर्शी कहते हैं, ये जानते रहिएगा। आप कुशाग्र बुद्धि किसे कहेंगे, देखिए कुशाग्र बुद्धि बहुत तेज बुद्धि वाले व्यक्ति को हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक, चलिए अगर बात करें दत्त चित्त किसे कहते हैं, चलिए बताइए दत्त चित्त, चलिए जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो बात करें दत्त चित्त की तो क्या होगा, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को हम क्या कहते हैं, दत्त चित्त कहते हैं। इतना जानते रहिए और इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग का चयन करिए, क्या है पुल्लिंग। ए ऑप्शन का है नदी, बी ऑप्शन पानी, सी ऑप्शन इलायची और डी ऑप्शन प्यास। चलिए बताइए नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो बात करें इसमें पुल्लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है हमारा पानी शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पानी पुल्लिंग है, बाकी अन्य जो दिए गए नदी, इलायची तथा प्यास ये शब्द जो हैं ये शब्द हैं स्त्रीलिंग। प्यास, इलायची, नदी ये शब्द स्त्रीलिंग के हैं। आप जानते रहिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी आप भी अगर चाहते हैं यूपी टेट के फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। अगर आप जुड़ेंगे तो एक ही वादा करके जुड़ेंगे कि हम डेली सुबह 10 बजे क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, इसलिए जुड़ना, नहीं तो वैसे मत जुड़ना कि हाँ जुड़ गए हैं तो अब तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप पढ़ेंगे तभी पास होंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।